नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी से जुड़े कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन आप लोगों को बताना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला का सही ऑप्शन होगा ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति ही पहला का करेक्ट आंसर होगा। यही दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? इनमें से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? आप लोगों को उसका नाम बताना है। आप लोग मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। वीडियो के समाप्ति के बाद आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा दोस्तों, ठीक है? तो अभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आपके पास एग्जाम के लिए जो टाइम है वो बहुत ही कम है। आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को ही बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल भी आप लोग अपनी तैयारी को वीक नहीं करिए, ठीक है? यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? बताइए दोस्तों, 2 का राइट आंसर क्या होगा? 2 का राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 2 का सही आंसर प्रतिव्यासांत कोशिका होगा। प्रतिव्यासांत कोशिका ही अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? आप लोगों को उस कोशिका का नाम बताना है जो कि अगुणित है। यहाँ पर 3 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक अंडक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही तीसरा का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? आप लोग बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन अंतर्गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? तो दोस्तों, यहाँ पर 4 का सही आंसर हो जाएगा LNG20। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? LNG20 ही ऑप्शन नंबर बी ही 4 का सही आंसर होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? आप लोगों को उनका नाम बताना है। यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सटन एवं बोवेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 का सही आंसर होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? आप सभी को बताना है दोस्तों कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर आप लोगों को 2001 के जनगणना के अनुसार बताना है। यहाँ पर 6 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा लगभग 2%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 6 का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? बताइएगा आप लोग। शुक्राणु का संचलन जिनके द्वारा होता है आप लोगों को उनका नाम बताना है।
7 का यहाँ पर सही आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा पूंछ। शुक्राणु का संचलन पूंछ द्वारा होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। आप लोगों को दोस्तों उस युग का नाम बताना है जिसमें प्रथम स्तनपायी दिखाई दिया था। यहाँ पर 8 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा त्रिऐशिक, यानी कि त्रिऐशिक युग में। ऑप्शन नंबर बी 8 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 9 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कुकुट चेचक का कारण है। कुकुट चेचक का कौन सा कारण है? आप लोगों को यही बताना है किसके कारण कुकुट चेचक होता है। कुकुट चेचक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, आप लोगों को यही बताना है। तो यहाँ पर 9 का सही जवाब क्या होगा? 9 का सही जवाब होगा विषाणु। विषाणु के कारण ही कुकुट चेचक होती है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 का सही आंसर होगा खुला जलता हुआ ढेर। खुला जलता हुआ ढेर ही 10 का बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 11 नंबर में कहा गया है अपशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है। जो अपशिष्ट जल होता है उसमें बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है, आप लोगों को यही बताना है। यहाँ पर 11 का अगर आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए में आने वाला जो ऑक्सीजन की खपत है यही दोस्तों 11 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 12 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? तो यहाँ पर 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आबिस। आबिस स्राव के कारण ही एलेलोपैथी होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी बताया होगा तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में आने वाला जो आंसर है वही राइट होगा। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म ही 13 का सही आंसर होगा। 14 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों मेमोरी कोशिका निर्माण किनसे होता है। मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण करने वाले कौन होते हैं? मेमोरी कोशिका का निर्माण करने वाले होते हैं लिम्फोसाइट्स। कौन? लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, आप लोगों को उस रूप का नाम बताना है। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर होगा टीआरएनए। कौन सा आरएनए? टीआरएनए। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का सही आंसर हो जाएगा पॉलीगोनम। पॉलीगोनम में ही पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया है प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बताइएगा आप लोग। प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्याज में प्रवर्धन बल्ब द्वारा होता है, इसलिए 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है। आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है, आप लोगों को यही बताना है। तो यहाँ पर 18 का सही जवाब आप लोग बताइएगा। यहाँ पर 18 का सही जवाब क्या होगा? 18 का सही जवाब होगा थीरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 18 का बिल्कुल सही आंसर होगा।
19 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। बोला गया है दोस्तों युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, आप लोगों को उसका नाम बताना है। बताइए युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा एक गुणक। युग्मक सामान्यतः एक गुणक होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 20 का सही जवाब नट होगा। काजू निम्नांकित में से नट फल कहलाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है। प्रश्न है आपके पास जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या, तो अलैंगिक जनन। 21 का सही आंसर होगा अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। आप लोगों को उस जंतु का नाम बताना है जो कि उभयलिंगी नहीं है। बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग। यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी ही उभयलिंगी जंतु नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है स्त्री दल चक्र बना है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है किसके द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। स्टिग्मा के द्वारा भी, स्टाइल के द्वारा भी, ओवरी के द्वारा भी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी से हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। बताइए तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 24 का सही जवाब होगा एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक ही 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखिए यह क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है। आप लोग बताइएगा दोस्तों ऐसा वह कौन सा फल है जिसका बीज चोल खाया जाता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। 25 का राइट आंसर इनमें से सभी होना चाहिए। बीज चोल जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है और शरीफा का भी खाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं 26 नंबर में। इसमें कहा गया है एनीमोफिली नामक परागण किनके द्वारा होता है। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 26 का सही जवाब होगा हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 26 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 27 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। बताइए दोस्तों सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में। किस में, वृषणों में। ऑप्शन नंबर बी 27 का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए आपके सामने मैं जो भी प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम में ये प्रश्न बायोलॉजी के परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को समझकर इनके जो उत्तर है उसे जरूर से याद कर लीजिएगा, जरूर से तो जरूर से। यहां पर चलते हैं आगे। ठीक है। 28 नंबर में कहा गया है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों ग्राफियन फॉलिकल किस में पाए जाते हैं। यहाँ पर 28 का सही जवाब क्या होगा। 28 का सही जवाब होगा मादा मानव के अंडाशय में। ग्राफियन फॉलिकल मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है गैमीट निर्माण को कहते हैं। गैमीट निर्माण को क्या कहा जाता है। गैमीट निर्माण को कहा जाता है गैमीटोनोजेसिस। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस ही 29 नंबर का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट होगा। ठीक है। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है। यहाँ पर आते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन में। बोला गया है F2 संतति की ब्रह्मा लक्षणी।
ठीक है। F2 संतति की ब्रह्मलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? आप लोगों को उस अनुपात का मान बताना है जिसमें F2 संतति की ब्रह्मलक्षणी का अनुपात होता है। किसमें? तो अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का आप लोगों का सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। यहाँ पर 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1:2:1। ऑप्शन नंबर सी 30 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 31 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है बताइए। अपवाद का नाम आप लोगों को बताना है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 31 का सही आंसर हो जाएगा सहलग्नता। क्या होगा? सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी 31 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 32 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 32 का सही जवाब क्या होगा? 32 का सही जवाब होगा 47। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की टोटल संख्या 47 होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है बताइए। तो न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। आप लोग याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 33 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 34 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? आप लोगों को यही बताना है। बताइए, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। बताइए दोस्तों कि 34 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। यदि आप लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया है बी तो आप लोगों का ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पीसीआर का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहां पर लिख लेंगे। ठीक है। 35 नंबर में बोला गया है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का एक कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का एक कार्य क्या है बताइए। तो यहाँ पर 35 का क्या राइट आंसर होगा? 35 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, यहाँ पर आप लोगों ने यदि ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आपने बिल्कुल गलत बताया है। आप लोगों का जवाब बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा डीएनए प्रवर्धीकरण। डीएनए प्रवर्धीकरण ऑप्शन नंबर डी 35 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर 36 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है आरएनए के पैरिमिडिन में क्या पाया जाता है। आरएनए के पैरिमिडिन में क्या पाया जाता है आप लोगों को उसका नाम बताना है। बताइए दोस्तों, आरएनए के पैरिमिडिन में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरासिल। क्या होगा? साइटोसिन एवं यूरासिल। ऑप्शन नंबर सी 36 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग याद रखेंगे। 37 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जिसे माना जाता है आप लोगों को उनका नाम बताना है। बताइए आप लोग फटाफट की 37 का कौन सा जवाब सही होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर 37 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 37 का राइट ऑप्शन होगा यूग्लिना को। किसको? यूग्लिना को। यदि आपका ऑप्शन नंबर सी है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते हैं 38 नंबर के प्रश्न में। पूछा गया है फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक क्या होता है बताइएगा। फाइलेरिया रोग किस मच्छर के कारण होता है आप लोगों को उस मच्छर का नाम बताना है। यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 38 का करेक्ट आंसर होगा मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मलेरिया पूछेगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी बताइएगा मादा एनोफिलिस मच्छर। देखिए, मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से और फाइलेरिया रोग होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों प्रश्न के अनुसार ही आंसर बताइएगा। चलते हैं 39 नंबर के प्रश्न में।
इसमें कहा गया है इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर्क द्वारा उत्पन्न होती है? बताइएगा दोस्तों आप लोग, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर्क द्वारा उत्पन्न होती है? आप लोगों को उस बीमारी का नाम बताना है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर हे जवर होगा। कौन सा जवर? हे जवर। ऑप्शन नंबर बी 39 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 40 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? आप लोगों को यही बताना है। बताइए आप लोग फटाफट, ट्रिपल एंटीजन टीका किसके लिए उपयोग में नहीं आता है? तो यहां पर दोस्तों 40 का सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड के लिए। ठीक है, यहां पर यह प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, किसके लिए? टाइफाइड के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 40 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 41 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है एड्स होता है। बताइए दोस्तों, एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स किसके द्वारा होता है? आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर एड्स कवक के द्वारा होता है, कि विषाणु के द्वारा होता है, कि जीवाणु के द्वारा होता है, या फिर हेलीमिंथ के द्वारा होता है। एड्स बीमारी जिसके द्वारा होता है आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर 41 का सही जवाब हो जाएगा विषाणु द्वारा। एड्स रोग विषाणु द्वारा होता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? बताइएगा दोस्तों फटाफट, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? रोग का नाम आप लोगों को बताना है, आप लोग बताइएगा। 42 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही 42 का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑटोसोम संबंधित रोग। सिकल कोशिका एनीमिया ऑटोसोम संबंधित रोग है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर पूछा गया है रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोग जनक है? आप लोगों को उसका नाम बताना है, जो कि दोस्तों यहां पर प्रश्न दिख रहे हैं। रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोग जनक है? यानी कि दोस्तों रिट्रो विषाणु के द्वारा कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? आप लोगों को उस बीमारी का नाम बताना है। बताइए तो रिट्रो विषाणु के द्वारा कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है हमारे शरीर में? तो यहाँ पर 43 का सही आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा एड्स। ठीक है, यहाँ पर एड्स बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज क्या है दोस्तों? एंटीबॉडीज लियोप्रोटीन है, कि स्टेरॉइड्स है, कि ग्लाइकोप्रोटीन है, कि प्रोस्टाग्लैंडिस है? यहाँ पर 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग बताइएगा। 44 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 45 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? बताइए दोस्तों, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? सवाल है कि जीवाणु है, कि प्रोटोजोआ है, कि विषाणु है? बताइएगा 45 का सही आंसर क्या होगा? 45 का सही आंसर होगा जीवाणु। एसिटाबुलेरिया इनमें से जीवाणु है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते हैं 46 नंबर के प्रश्न में। यहाँ पर बोला गया है भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन है? आप सभी को उस जीव समूह का नाम बताना है जो कि भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने में सहायक होते हैं। 46 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 46 का राइट आंसर होगा जैविक खाद। जैविक खाद जीव समूह के द्वारा ही भूमि की उर्वरता शक्ति का परिपोषण होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं 47 में। यहाँ पर बोला गया है शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण क्या करती है, यानी कि कौन सा जीव करती है शहद का निर्माण? बताइएगा। शहद का निर्माण कौन सी मधुमक्खी करती है? आप लोगों को उस मधुमक्खी का नाम बताना है। दोस्तों शहद का निर्माण करने वाला होता है कार्यकर्ता मधुमक्खी, यानी कि सेवक मधुमक्खी। यहाँ पर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 48 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है?
है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है बताइएगा आप लोग। 48 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 48 का सही आंसर होगा प्रोबोइन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रोबोइन। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है, बीमारी का नाम आप लोगों को बताना है। बताइए 49 का सही आंसर क्या होगा? 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मुर्गियों में हैजा बीमारी भी होती है, बर्ड फ्लू भी होती है और रानीखेत बीमारी भी होती है। तो यहां पर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 50 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है 50 नंबर के क्वेश्चन में, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों? तो यहां पर 50 का सही आंसर हो जाएगा नील हरित बैक्टीरिया का। नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके कारण ही मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 51 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, टीडा क्या है? बताइए दोस्तों, टीडा क्या है जी? टीडा क्या है? टीडा उत्पादक है कि प्राथमिक उपभोक्ता है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? तो यहां पर 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का राइट आंसर होगा उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता। टीडा एक प्रकार का उत्पादक भी है और प्राथमिक उपभोक्ता भी है। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 52 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं, उपभोक्ता है, अपघटक है या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों 52 का करेक्ट जवाब क्या होगा बताइएगा आप लोग। यदि आप लोग 52 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहां पर 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है, जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? जल धारण क्षमता किसमें अधिकतम होती है? बालू में होती है, कलय में होती है, सिल्ट में होती है कि सभी में होती है? बताइएगा आप लोग। 53 का सही आंसर क्या होगा? 53 का सही आंसर होगा कलय में। कलय में जल धारण की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही अधिक होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 54 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? बताना दोस्तों आप लोग, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? यहां पर आप लोग देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कि 54 का सही ऑप्शन क्या होगा? 54 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। यहां पर सही जवाब होगा उत्पाद। देखिए, अगर आप लोगों ने किताब पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी की तैयारी किया होगा तो आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों का उत्तर बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर उत्पाद बताए होंगे, जो कि उन लोगों का बहुत ही दोस्तों उन लोगों का जो आंसर है वो सही है, ठीक है, यानी कि उनका जो ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 54 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जिनको पता नहीं है आप लोग याद रखिएगा, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? बताइएगा दोस्तों आप लोगों को बताना है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है। उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है जहां पर गेंडा अभयारण्य स्थित है। तो यहां पर 55 का राइट आंसर क्या होगा? असम। यहां पर 55 का राइट आंसर असम होगा। असम राज्य में ही गेंडा अभयारण्य स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है, निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? आप लोगों को उस स्पीसीज का नाम बताना है जो कि संकटग्रस्त है। कौन सा स्पीसीज संकटग्रस्त है बताइएगा। 56 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 56 का राइट आंसर होगा निपैंथीन्स।
यहाँ पर सही ऑप्शन होगा निपेंथिस। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, निपेंथिस। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए 57 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहा गया है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है बताइए दोस्तों। विलुप्त हो रहे पौधों की सूची सम्मिलित है, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची सम्मिलित है, या फिर आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची सम्मिलित है, या फिर ये तीनों ही सूची सम्मिलित है। बताइएगा 57 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। 57 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही सूची सम्मिलित है किसमें, रेड डाटा बुक में। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसके लिए विख्यात है आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर किस पशु के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है आप लोगों को उस पशु का नाम बताना है। बताइए वह पशु कौन है दोस्तों। 58 का सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। 58 का सही आंसर होगा गैंडा। ठीक है, गैंडा। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा पशु के लिए विख्यात है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 59 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। आप लोगों को उस गैस का नाम बताना है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। बताइएगा दोस्तों कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि इनमें सभी है। बताइए कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों यहाँ पर 59 के लिए आप लोगों का राइट आंसर होगा मीथेन। मीथेन गैस ही ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सुन सकता है। आप लोगों को बताना है साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सुन यानी कि सहन कर सकता है। सहन करने की जो क्षमता होती है मानव की वो कितना डेसिबल की होती है आप लोगों को यही बताना है। डेसिबल यानी कि ध्वनि की क्षमता, ध्वनि की क्षमता को, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में ही मापा जाता है। 60 का सही जवाब क्या होगा। 60 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल। 20 से 30 डेसिबल तक ही मानव ध्वनि को सहन कर सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है आप लोगों को उस सूक्ष्मजीव का नाम बताना है। बताइए कि 61 का राइट आंसर क्या होगा। 61 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईस्ट। शराब उद्योग में ईस्ट सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 62 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है आप लोगों को उस जीवाणु का नाम बताना है। आप लोगों ने अगर अच्छे से बायोलॉजी वाले किताब को पढ़ा होगा तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बता रहा हूं, आप लोग दोस्तों मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन बताया है तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका सही ऑप्शन होगा राइजोबियम। राइजोबियम ही 62 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है बताइए तो किसके द्वारा टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 63 का सही जवाब होगा पेट से। पेट से ही टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 नंबर के सवाल में कहा गया है एगारोज किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। एगारोज किससे या फिर किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है आप लोगों को उसका नाम बताना है। बताइए, ये भी दोस्तों जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर के बायोलॉजी वाले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग दोस्तों अच्छे से समझ लीजिएगा। बोला गया है एगारोज किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर 64 का सही जवाब हो जाएगा समुद्री घास। समुद्री घास के द्वारा ही एगारोज प्राप्त किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 नंबर के सवाल में आते हैं।
इसमें पूछा गया है पुनर्योज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथा मानव हार्मोन इनमें से कौन है। आप लोगों को प्रथा नहीं, ये प्रथम है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, हाँ प्रथम है। यहाँ पर क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। बोला गया है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है। इनमें से आप लोगों को वैसा हार्मोन का नाम बताना है जो कि प्रथम मानव हार्मोन है। किसके द्वारा, तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। तो यहाँ पर 65 का जो राइट ऑप्शन होगा आप लोगों को यही बताना है। तो 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इंसुलिन। इंसुलिन ही यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए 66 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है क्राई IAB किससे नियंत्रित करता है। किससे नहीं, किसे नियंत्रित करता है, किसे नियंत्रित करता है। बोला गया है क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है। क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर 66 का सही जवाब हो जाएगा क्रॉन छेदक को। क्रॉन छेदक ही 66 का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्राई IAB क्रॉन छेदक को नियंत्रित करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया है TI प्लास्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, किसके द्वारा, किससे प्राप्त होता है, आप लोगों को यही बताना है। TI प्लास्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि किससे प्राप्त होता है, बताइए। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, बताइए कि 67 का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 67 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर 68 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में जिस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, आप लोगों को उस विटामिन का नाम बताना है। तो यहाँ पर 68 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन ए। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 69 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। आप लोगों को उस क्षेत्र का नाम बताना है जिस क्षेत्र में चरम समुदाय पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि 69 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोग बताइए 69 का राइट आंसर क्या होगा। 69 का राइट आंसर होगा संतुलित क्षेत्र। संतुलित क्षेत्र में ही चरम समुदाय क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है, इसमें बोला गया है दोस्तों पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। बोला गया है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं कहलाते हैं। कौन सा पौधा जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, आप लोगों को उस पौधा का नाम बताना है। तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर होगा बबूल, हाइड्रिला ट्रापा नीलम्बो। ये सभी पौधे जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, लेकिन बबूल एक ऐसा पौधा है जो कि बिल्कुल भी जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर 70 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। अगर दोस्तों आपने 70 में से 50 पार भी अगर आपने दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब सही दे दिया है तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। बाकी के जो 20 प्रश्न होंगे उससे आप लोग याद कर लीजिएगा और लास्ट में आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से अगर हेल्प मिला है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आप लोग नहीं जाइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।